नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में हम बात करेंगे दो अहम मुद्दों की। डिबेट नंबर 1, यूपी में कल छठे चरण का चुनाव है। इससे पहले कल बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामे स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है। आखिरी दो चरण के चुनाव से पहले मौर्य के काफिले पर जो हमला हुआ, क्या वो प्लानिंग के तहत हुआ? इस पर आज चर्चा करेंगे। डिबेट नंबर 2, जिसमें आज चर्चा होगी यूक्रेन में चल रहे महायुद्ध की। यूक्रेन में फंसे दुनिया भर के लोगों में वहां से निकलने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भारत का तिरंगा यूक्रेन में सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है, लेकिन सरकार के ऑपरेशन गंगा पर सियासी वार भी चल रहा है। क्यों इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले डिबेट नंबर 1 की चर्चा। कल कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हो गया। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले की बताई जाती है और उस पर जो शीशे टूटे हुए हैं उसकी तस्वीर है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके काफिले पर गाड़ियों पर पथराव किया गया यह बताया जा रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपको दिख रहे हैं, जो पूरा इशारा करके बता रहे हैं कि देखिए यहां शीशा टूट गया, यहां शीशा टूट गया। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमले में उनके ड्राइवर का कान तक कट गया है। अखिलेश कह रहे हैं कि यह हारने वाले लोगों की हरकत है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए। जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारा है। क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो कल अपनी गाड़ी में नहीं थे। जिस गाड़ी में रोज सफर करते हैं, कल उसमें नहीं थे, इसलिए बच गए। लेकिन सवाल कई हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पलटकर लौटे भी नहीं। क्या उनको पता नहीं चला कि पीछे पूरा काफिला रुक गया है, पत्थरबाजी चल रही है? वो कहां थे? उनको कोई चोट क्यों नहीं आई अगर वो पलट कर आए? वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, वो पिता पर हमले के बाद पार्टी की खुली बगावत पर उतर आई हैं। संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर खुद को घेरने का भी आरोप लगा दिया। जब मुझे और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। तो बेटी बीजेपी में है, लेकिन कह रही है इस बार स्वामी का साथ देना है बेटियों को। आखिरी दो चरण से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हो जाता है और उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का खुलकर अपने पिता के लिए समर्थन दिखने लगता है। ऐसे में आज के सवाल ये कि मौर्य पर हमला हुआ या करवाया गया? यूपी में किसे बौखलाहट है, अखिलेश को या योगी आदित्यनाथ को? पापा के लिए जीरो होगा। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जुड़ रहे हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और अरशद अबीद समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अरशद भाई, एक प्रश्न जो उठ रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सहानुभूति के लिए अपने ऊपर हमला करा लिया? क्योंकि बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उनको एक खरोंच नहीं आई, उनकी गाड़ी आगे चली गई, वो पलट कर नहीं लौटे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इतना मार दिया गया, उसमें से एक आदमी पकड़ में नहीं आया। सुशांत जी, समाजवादी पार्टी हमेशा सुचिता की राजनीति करती है और दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचित समाज के लिए हमेशा राजनीति करती है, उनके सम्मान के लिए लड़ती है। और समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर हमेशा दलितों, पिछड़ों, शोषितों, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उनके सारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए लड़ रही है
और स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के पीढ़ी जाति के बड़े नेता हैं, शोषितों, मजलिमों, वंचित समाज के बहुत बड़े नेता है। क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह विधानसभा चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो ये इनकी बौखलाहट का ही नतीजा है कि ये बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं अरशद भाई मैं मान लूंगा कि आप जो कह रहे हैं वही सही है और बीजेपी ने ही हमला किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, पर उसका कुछ सबूत देंगे ना आपकी? कैसे पता चला बीजेपी ने किया? हो सकता है कांग्रेस ने कराया हो सकता है बीएसपी ने कराया हो। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीएसपी में भी रहे, कैसे पता चला बीजेपी ही थी? सुशांत जी, आपने कई न्यूज चैनलों पर वीडियो देखे हैं, उसमें आप देखिए कि भाजपा के लोग झंडा लगाए हुए, आरएसएस के लोग, कार्यकर्ता किस तरह हॉकी से कारों को तोड़ रही हैं, किस तरीके से पथराव कर रहे हैं, ये पूरे देश की मीडिया पर दिखाया जा रहा है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे ड्राइवर के कान का हिस्सा फट गया, पर्दा भी मतलब नुकसान पहुंचा है बहुत ज्यादा, और कार्यकर्ताओं को बहुत चोट आई है, तो उनका इलाज भी हुआ है, मेडिकल भी हुआ है। आप देख रहे हैं कि पट्टी भी बंदी है। तो पूरे देश के सामने ये हमला हुआ, ये हमला स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे नहीं है। आलोक अवस्थी जी, आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि भाई आप लोगों ने हार के डर से स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह हमला कराया है। देखिए, ये शोषितों वंचितों की बात कर रहे हैं, ये उन शोषितों वंचितों की बात कर रहे हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, उनको लूटते थे, उनके घर में दंगा करके आग लगाते थे। इनके तो आइडियल जो है अतीक अहमद थे, मुख्तार अंसारी थे, विजय मिश्रा थे और आतंकवादी सैफ के पिता शादाब अहमद थे। या शोषित वंचित की बात कर रहे हैं। और सीधी सी बात ये है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं फाजिल नगर में। पहले वो पडरौना से चुनाव लड़ रहे थे, पडरौना छोड़ के भागे, फाजिल नगर में गए। जब वहां जीत नहीं पा रहे तो एक तरीका का ये जो है उन्होंने सीन क्रिएट किया है, जबकि उनको पास ना तो अनुमति थी और ना ही जुलूस निकालने की अनुमति उन्होंने प्रशासन से ली थी। और जिस मोहल्ले पे ये उन्होंने कांड करवाया है, वो एक विशेष धर्म का मोहल्ला है जहां पर इस तरह की चीज उन्होंने करवाई है। और मेरा निश्चित रूप से ये आरोप है। तो आप ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर खुद हमला करा लिया? निश्चित बात है, चुनाव हारने की पोजीशन में आदमी कई तरह के हथकंडे अपनाता है, तो ये एक नया हथकंडा है। नहीं तो फिर जैसे मैंने उनसे पूछा, आपसे भी पूछूंगा, ये कैसे मान लें कि उन्होंने खुद ही कराया है? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से हमने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी करिए। इसमें पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है और अगर किसी ने हमला किया तो उसको सजा दे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिस तरीके से का वो सीन क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से उनके लोगों ने वहां पे प्रस्तुतिकरण किया है, निश्चित रूप से ये एक हारे हुए प्रत्याशी का एक छुपा हुआ गंडा लग रहा है। और मेरा एक बात और कहना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। करल के अंदर एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री थे, उन पर हमला करवाया अखिलेश यादव जी की पार्टी ने और उनके लोगों ने। उस पर तो कहीं पर किसी ने कोई हाथों नहीं बचाई है। हमने पुलिस में एफआईआर करी, उसमें कार्रवाई हुई है। मौर्य जी को पुलिस में एफआईआर करनी चाहिए, उसमें कार्रवाई होगी। अभिजेश अवस्थी, आलोक जी कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद हमला करा लिया, समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी हार रही है इसलिए हमला करवा दिया गया। आपके हिसाब से सत्य क्या है? आपको क्या लगता है? सुशांत जी, ये कोई पहली बार नहीं है। एक कानपुर में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपनी गाड़ी में बीजेपी का झंडा करके उसको एक ऐसा नाटक दिया कि बाकी लोग बीजेपी की गाड़ी को तोड़ रहे हैं, लोग अपनी ही गाड़ी में। ये समाजवादी पार्टी का तो असली हाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि भाई आपका मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा रोजगार। उनका रोजगार मंत्री तो आप थे, तो उन्होंने इतने लंबे लंबे गिना दिए कि पता नहीं कितने लाख रोजगार दे दिए। ये समाजवादी पार्टी ये पूरे उसमें है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि रोजगार नहीं था, उन्होंने कहा लंबा लंबा इतने। पार्टी से ये पूछना चाहिए कि जिस गाड़ी में रोज होते थे उसमें क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? हमला करवाना था ना उसमें, इसीलिए नहीं थे ना, इसीलिए नहीं थे। और सही बात ये ठीक है अरशद, अभी दो प्रश्न आ गए हैं आपके लिए। इस समय प्रदेश की सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, चुनाव आयोग है, उसके हाथ में प्रशासन है। अरशद, अभी दो प्रश्न हैं आपके लिए। और जिसको तो वैक्सीन में भाजपा दिखाई देती हो, जिस पार्टी को वैक्सीन में, कोरोना की वैक्सीन में भाजपा दिखाई देती हो, तो वो तो हमले में भी देखेगी, वो तो कहीं भी देखेगी। दिन रात उनको भाजपा के सपने आ रहे हैं। आज तक उसके लिए तो माफी मांगी नहीं इन्होंने, इनके नेता ने, कि मैंने कहा था ये तो भाजपा की वैक्सीन है। जी एक चीज ये बताइए, लोगों के मन में ये प्रश्न होगा ना कि हो सकता है बीजेपी ने कराया, कार्यकर्ता ने फ्रस्ट्रेशन में कर दिया हो, उनको लगा हो कि ये हमको छोड़ के चले गए, ये अब समाजवादी पार्टी के साथ है, हो सकता है ये गुस्सा निकाल दिया हो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, ये भी तो हो सकता है। ऐसा है
कि यही लोग कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं को जी गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा, तो हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य को ना घुसने दिया जा रहा हो। यही तो कह रहे थे। रोजगार नहीं दिया उन्होंने, रोजगार मंत्री थे, रोजगार नहीं पर दिया। सर दोनों तो कैसे हो जनता ने मार सकता दिया है, उनको, या तो वो पीट खुद दिया पर उन्हें। हमला कराएंगे जनता ने या अच्छी लोग तरह घुसने नहीं आश्वासन देंगे। दिया, दोनों भगवान तर्क ने उनके, सर दोनों तर्क बीजेपी के नहीं हो सकते ना कि भाई यार हमला भी खुद करा लिया और लोगों ने दोनों घुसने तरफ भी नहीं दिया। समाजवादी पार्टी जेपी के लोगों को भी गांव की जनता घुसने नहीं दे रही, मार रही है, पीट रही है, तो पीट दिया कि भाई मंत्री थे, आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? आप तो मंत्री थे पौने 5 साल तक, रोजगार मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, आपने क्यों नहीं दिया? पीट दिया होगा जनता ने। वो ये कह रहे हैं कि जनता जिसको वैक्सीन में भाजपा नजर आती हो, उसको पिटाई में तो भाजपा नजर आएगी ना। से फोन लगा रहा हूं, वो दावा कर रहे थे कि वीडियो भी है कि आरएसएस के लोग और बीजेपी का झंडा लिए हुए लोग दिख रहे हैं जो कि गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए सुशांत जी, डंडा लिए कौन टहल रहा था इसका वीडियो भी है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी विवाद का एक क्षेत्र नया खुलेगा। डंडा लिए पुलिस के साथ कौन घूम रहा था ये साफ साफ दिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी और उनके परिवार के लोग थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलता है और अपराधियों को बंद किया जाता है। दंगाइयों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस समय चुनाव आयोग के अधीन पुलिस प्रशासन है और हिंसा किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 10 मार्च के बाद इसी हिंसा की हम जांच कराएंगे और असली आदमी सामने लेकर के आएंगे। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि चुनाव हारने के समय पे पर इस सर- तरह की घटनाएं बराबर जो समाजवादी पर पार्टी सर कर रही है। आलोक जी, संघमित्रा मौर्य आपकी ही पार्टी की सांसद है ना, वो कह रही है बीजेपी के लोगों ने उनको भी घेर लिया और वो कह रही हैं कि भाई मेरे पिता के साथ बीजेपी के लोगों ने किया है, बीजेपी को वोट मत दीजिए, महिलाएं ना दे बीजेपी को वोट। आपकी पार्टी की सांसद कह रही हैं। देखिए संघमित्रा मौर्य जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी है और वो सांसद बदायूं की है, तो वो वहां पर क्या कर रही है इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरा, अगर उनको कोई बयान दे रही है तो हमारे यहाँ हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर उनका निर्णय लेगा, विचार करेगा जो उन्होंने नहीं, कहा पर अगर सुना है। झूठ बोल रही है तो उन लेकिन- पर एक्शन लीजिए। भाई आपकी पार्टी की सांसद बोलेंगी तो लोग तो विश्वास करेंगे कि हो सकता है बीजेपी ने कराया हो। देखिए मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी है, हमारी सांसद है तो प्रदेश के पास अधिकार नहीं है, उनके लिए जो भी कार्रवाई होगी हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा अगर वो पार्टी के खिलाफ जा रही है तो। लेकिन दूसरी बात मेरा ये कहना है कि एक तरीके से जिस तरीके का भय और व्याप्त कराना का चाहा है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दंगाइयों और अपराधियों को टिकट दिया, आपने देखा है पहले और दूसरे फेज में किस तरह के लोगों ने जो है चुनाव लड़ा था। कुछ जेल में थे, कुछ बेल में थे, कुछ जेल जाने की तैयारी में थे। और आज जिस तरीके से चुनाव हारने के पोजीशन पे जब समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो एक तरीके का उन्होंने इस तरह का स्टंट किया है। मेरा साफ साफ कहना है, अगर उन्होंने स्टंट नहीं किया तो उनको पुलिस में एफआईआर करानी चाहिए थी और पुलिस उस पर अपने संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं स्टंट है। अभिजेश जी मुझे ये बताइए, छठे चरण के चुनाव के ठीक पहले ये होता है, क्या छठे चरण में इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी कमजोर है या स्वामी प्रसाद मौर्य हार रहे हैं, ये स्थिति है क्या? भैया एक बात है सुशांत, बड़ी साफ सी बात है कि समाजवादी पार्टी का पहले चरण से लेके 5वें चरण तक जो हाल है उसमें समाजवादी पार्टी को असलियत यथार्थ मालूम। प्रदेश की जनता में जहां भी जिस भी चैनल का रिपोर्टर जा रहा है, वो कानून व्यवस्था को लेकर के बाबा के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक व्यक्ति ने भी, किसी ने भी कुछ आरोप नहीं लगाया और ना है, कोई आरोप लगा नहीं सकता। जिसने कोरोना काल में पिता की मृत्यु के समय प्रदेश को, अपनी बहन के समय में कल इंटरव्यू में देख रहा था मैं, उन्होंने कहा कि मैंने शपथ ली है इस परिवार के लिए। ऐसे व्यक्ति के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से जो हाल होना है वो उनको मालूम है और समाजवादी पार्टी के मानसिक संतुलन की अवस्था तो इस तरीके से देखी जा सकती है कि मैं फिर से कहूंगा, आपको लगा होगा मैं दोहरा रहा हूं, कि जिसको वैक्सीन में भाजपा नजर आती हो, उसकी बौद्धिक क्षमता के बारे में आपको अगर कुछ कहना हो तो कह दीजिए। उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी हो सकती है? जो कहता है ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा जी। बाकी बात तो छोड़ दीजिए। जो देश के, प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित बात थी, उसके बारे में जो व्यक्ति कहे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, उसकी बौद्धिक क्षमता के बारे में बड़े आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक बात है 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे। 4.5 साल तक अखिलेश यादव कहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं बाहर रहे, अब मैं बाकी क्या कहूं, इसके बाद कहाँ रहेंगे इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। प्रदेश की जनता को अगर योगी आदित्यनाथ के इस भ्रष्टाचार मुक्त और सख्त कानून व्यवस्था का कार्य पसंद आया तो जनता उनको चुनेगी। आलोक जी मुझे एक बात और बताइए, क्या इसका संकेत ये भी है कि हो सकता है क्लोज फाइट हो छठे और 7वें चरण में? हो सकता है अभी तक जो कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, वो स्थिति हो?
देखिए सुशांत जी, ये स्पष्ट हो गया है कि सभी धर्मों, सभी जातियों से ऊपर उठ करके एक जो गरीब तबका है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक गरीब का बेटा उसके पीछे जाके खड़ा हुआ है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को घर का मालिक बनाया, जिस तरीके से उनको जो है घर में अनाज पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंच रहा है, डबल राशन पहुंच रहा है, डबल इंजन का, जिस तरीके से उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था है, जिस तरीके से उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की व्यवस्था है, यह इन समाजवादी पार्टियां जैसे जो समाजवादी पार्टियां हैं और जो जिस तरह की जो एक परिवार की पार्टियां हैं, उनको हजम नहीं हो रहा है। तो कई तरह के स्वांग रच रहे हैं, क्योंकि जनता ने एकमुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े होकर के वोट दिया है। तो इस तरह के स्कैंडल किए जा रहे हैं और इसका कोई लाभ अखिलेश यादव को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव आज तक जवाब नहीं दे पाए कि आतंकवादियों से क्यों प्रेम था उनको, क्यों उनको दंगाइयों से प्रेम था, तुष्टीकरण खुल के करते थे, क्यों अपराधियों को साथ वो घूमते थे। ये जवाब आज तक अखिलेश यादव जी नहीं दे पाए हैं। और आप उनसे पूछेंगे कि अगर तो आज फिर भी आपका जवाब नहीं देंगे सुशांत जी, आप कोशिश करके देख लीजिए। तो जो व्यक्ति गरीबों के साथ नहीं खड़ा है, तो जो प्रधानमंत्री मोदी जो गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो इनकी आंखों में खटक रहा है। मोदी जी खटकते हैं, इसलिए मोदी जी को दिन भर पानी पी गाली बकते हैं, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता, उनका कनेक्शन जो है वो लग नहीं पाया, वरना उनसे कई सवाल बनते थे जो पूछे जाने थे। बीजेपी ये कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर खुद हमला करा लिया, खुद अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ करा ली, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो है वो दावा कर रही हैं कि पिता के साथ ये सब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया, और ये सब छठे चरण के चुनाव के ठीक पहले होता है। इसलिए यूपी की सियासत में इसको लेकर चर्चा जबरदस्त है। अब बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की। यूक्रेन और रूस में जंग तेज होती जा रही है। रूस ने खार्किव और कीव में हमले तेज कर दिए हैं। आज रूस कीव पर कब्जा कर सकता है। ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है, बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने बड़ा बयान भी दे दिया है कि अब तीसरा युद्ध परमाणु युद्ध होगा। इस बीच यूक्रेन में वहां फंसे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लगातार वतन वापस लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में भारत का तिरंगा सुरक्षा की गारंटी है। जहां भी तिरंगा है, बस पर, फ्लैट पर, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। खुद वहां से जो छात्र आ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई वहां पर हमें सुरक्षा मिल रही है अगर हमारे साथ तिरंगा नजर आ रहा है। पाकिस्तान और टर्की के छात्रों को भी इसी तिरंगे ने बचा लिया, ये भी लोग बता रहे हैं। भारत की शान तिरंगा के सहारे अपनी जान दूसरे मुल्क के लोग भी बचा रहे हैं। भारत लौटे छात्र की जुबानी सुनिए कि तिरंगा का मान कैसे वहां पर सबसे बड़ा है। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रक्षा का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे छात्र खुद बता रहे हैं कि हमने वहां पर तिरंगा लहराया और उसके बाद सुरक्षित हो गए। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार के अलग अलग मंत्री जो हैं वहां छात्रों को लाने के लिए गए हुए हैं। हरदीप पुरी जो है वो हंगरी में है, दूसरे नेता अलग अलग देशों में गए हुए हैं। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है वतन वापसी में। वायुसेना भी जुट गई है। खुद आज पीएम मोदी ने कहा कि वो भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उधर विपक्ष के नेता सरकार की कोशिश पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा शुरू होने के साथ ही सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। कल भी हमने कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट दिखाए थे।
आज राहुल गांधी ने फिर ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे। राहुल ने पूछा कि और त्रासदी न हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा कितने छात्रों को बचाकर ला चुके हैं, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकास प्लान क्या है। इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यह ट्वीट राहुल गांधी ने तब किया, आज किया, जब कल ही विदेश मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ट्वीट पर जानकारी दी जा चुकी है कि पहले यूक्रेन में 20,000 के करीब भारतीय थे। जब पहली एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें से 12,000 लोग निकाले जा चुके हैं और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो बचे भी हैं वो भी कीव से भी निकाल लिए गए हैं और सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ऐसे में ये ट्वीट करके क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। खार्किव में सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को तुरंत खार्किव छोड़ने का निर्देश दिया गया है। जल्द से जल्द खार्किव को छोड़ें। खार्किव छोड़कर पेसोचिन, बाबाए इन जगहों पर जाएं। यूक्रेन समय के मुताबिक शाम 6 बजे तक खार्किव को खाली करने के लिए कह दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। कल यह कहा गया था कि कीव को छोड़ दीजिए, जो भी भारतीय वहां पर है उन्हें कीव छोड़ने के लिए कहा गया था और अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि खार्किव को तुरंत छोड़ दीजिए। तो भारतीयों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत सरकार ने बाकायदा एमईए ने एक कंट्रोल रूम बना रखा है ऑपरेशन गंगा के लिए और वहां पर नजर रखी जा रही है एक एक गतिविधि पर, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, किसको मदद की जरूरत है, कौन से छात्र कहां पहुंचे, कैसे उनको फ्लाइट चलाना है, एक एक चीज मॉनिटर की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन से आज फिर रूस की बातचीत थोड़ी देर में होने वाली है, यह बताया जा रहा है। दोनों देशों में यह बातचीत होगी। बेलारूस के गोमेल में यह बातचीत होनी है। पहले दौर की चर्चा में बात नहीं बनी थी, लेकिन अब दूसरे दौर की चर्चा होगी, यह बताया जा रहा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। बातचीत का रास्ता फिर से अख्तियार करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि वॉर जोन में हाहाकार मचा है। हिंदुस्तान में सियासी वार क्यों चल रहा है? बॉर्डर पर फंसे भारतीयों के हालात का सच क्या है? यूक्रेन में फंसे छात्रों को कौन भड़का रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। रोशनी जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस की थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी और सौरभ शुक्ला विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूक्रेन के लवीव से हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। शहजाद, जो प्रश्न उठा रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उसका जवाब तो अभी मैं कांग्रेस से लूंगा कि ये पॉलिटिक्स है या नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तर्क यह है कि बतौर विपक्ष वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाकर भारतीयों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है सुशांत जी, जिन लोगों का इतिहास ये रहा हो कि उन्होंने जिस प्रकार से वायुसेना की या नौसेना की जो हमारे बोट्स होती थी उसे अपने प्राइवेट पारिवारिक पार्टियों में इस्तेमाल करने का जिनका इतिहास रहा हो, वो आज जब C-17 ग्लोब मास्टर भेजा जाता है और हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी उनकी करवाई जाती है, चाहे वो इराक हो, लिबिया हो, सीरिया हो, यमन हो या वंदे मातरम ऑपरेशन जो हमने कैरी आउट किया था जिसमें कोरोना काल में 70 लाख लोगों को भारत लाया गया था, या ऑपरेशन देवी शक्ति हो अफगानिस्तान का, या ऑपरेशन गंगा हो आज जो यूक्रेन में चल रहा है, वो लोग तो कम से कम ये बात ना करें। सुशांत जी, 3 सवाल एक सांसद होने के नाते उन्होंने उठाए। वो तीनों सवाल देखे कितनी बेईमानी और कितना पैनिक फैलाने वाले सवाल थे। वो तीनों सवालों के जवाब सुशांत जी, मुझे तो उम्मीद थी कि कम से कम सांसद होने के नाते
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कहती है वो उसको फॉलो करते होंगे राहुल गांधी, उस स्टैंडिंग कमेटी में भी है वो, परंतु उनकी लापरवाही या मैं कहूंगा पैनिक फैलाने की प्रवृत्ति ऐसी है कि जिस विषय पर स्पष्टीकरण आ चुका था, कितने नागरिक भारत के थे, 20,000 थे, कितने नागरिक आ चुके हैं एडवाइजरी जारी करने के बाद और सारे व्यवस्थाओं के बाद, लगभग 60-65%, मतलब कि 12,000 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित आ चुके हैं। जो 40% बाकी है उनमें से आधे कुछ इस इलाके में है जहां पर वॉर बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, जैसे खार्किव या सूमी। जो बाकी के लोग थे उनको कीव से और बाकी इलाकों से वेस्टर्न पार्ट पर ले जाया गया है। वहां से भी 4 मंत्री भेजे गए हैं। पहली बार ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें 4 मंत्री देश के अलग अलग बॉर्डर्स पे हैं ताकि वहां से उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। और यहां पर भी उनको रिसीव करने का काम चाहे स्मृति ईरानी जी हो, मंडाविया जी हो, या वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हरदीप जी हो, जिस प्रकार से उनको एक पर्सनल कंफर्ट देकर भेज रहे हैं, ये इस प्रकार का ऑपरेशन इस देश में कभी नहीं हुआ है। परंतु फिर भी केवल आपदा में अवसर ढूंढना और कैसे एक ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करूं, यह कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। देखिए, मोदी का विरोध कीजिए, परंतु बार बार जब देश एक चुनौती के सामने खड़ा रहता है, कोरोना की चुनौती हो या ये चुनौती हो, तो बार बार मोदी विरोध में देश। सौरभ शुक्ला, क्या आपको लगता है, कहां तक जाए? देखिए, 2 पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात कहेंगी, लेकिन बाहर बैठकर जब आप इन चीजों को देखते हैं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी बतौर विपक्ष के नेता वाजिब सवाल उठा रहे हैं? क्या सरकार पर ठीक दबाव बना रहे हैं, या आपको लगता है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बताऊं आपको सुशांत, राष्ट्रीय हित जब आता है तो एक बाईपार्टिजन पॉलिसी होनी चाहिए। विश्व के हर देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं, जब इस तरह का देश के सामने संकट हो कि इतने ज्यादा हमारे देशवासी एक ऐसी जगह पर जहां युद्ध चल रहा है और आगे की हमारी पीढ़ी, खास तौर से हमारे जो विद्यार्थी हैं वहां फंसे हों, तो सबको एक साथ मिलजुट कर सरकार का और जितने भी लोग हमारे काम कर रहे हैं, चाहे विदेश मंत्रालय के लोग हैं और एजेंसीज के लोग हैं, एयरलाइंस के लोग हैं, उन सबका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मैं इस बात में वो नहीं कर रहा कि अगर कहीं कोई कमी है आप उसको बताइए, पर एक फोरम होता है, पर ऐसा नहीं कि हर चीज को कटाक्ष करें आप। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की अपनी कोई पर्सनल वो नहीं है महत्वाकांक्षा कि वो उन्होंने 4 मंत्री भेज दिए कि इससे कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे। ये देश के लिए हो रहा है। कोई भी राजनेता इस तरह की ओछी राजनीति करता है तो बहुत एक, मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि बड़ी पार्टी है और राजनीति में ऊपर नीच होता रहता है। कल को उनकी सरकार कहीं होगी, कई राज्य ऐसे जहां पर उनकी सरकार है वहां के बच्चे लाए जा रहे हैं, तो ये देश की बात है। और मैं दोनों ही पार्टियों से कहूंगा कि आप संयम बरतें, क्योंकि देखिए पूरा ये बड़ी एक नाजुक स्थिति होती है। एक छोटा स्टेटमेंट भी ऐसा कि उन बच्चों की जो वहां जान है उस पर खतरा आ सकता है। आप किसी देश, क्योंकि देखिए ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है, और मैंने इतने दिनों से मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता रहा हूं, कई ऐसे युद्ध मैंने कवर किए हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए ये आसान नहीं है ये रहा, क्योंकि आप ना उस देश के अंदर जा सकते, ना आप कोई अपने स्पेशल फोर्सेस या एयरफोर्स को कह सकते हैं कि अंदर जाइए, आप बाहर खड़े हैं। हमने एक अपना प्रिंसिपल स्टैंड दिया है यूएन में, वहां पर भी जाहिर बात है कि यूक्रेनी भी बहुत उससे खुश नहीं है, रूस भी बहुत उसका खुश नहीं है, तो हमारे लिए, पर हमने एक बच्चों को ये बचा के लाने के लिए एक जज्बा रखा है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है सर कि मुझे लगता है ये ऐसे वक्त में है, जी, ये ऐसे वक्त में है सर कि जब चीन से लेकर जर्मनी से लेकर अमेरिका तक अपने लोगों को नहीं निकाल रहा, उस वक्त अगर देश में ये हो रहा है, मैं बार बार यही कहता हूं, और चूंकि कार्यक्रम का नाम राष्ट्रवाद रखा है तो मैं राष्ट्र की ही बात करूंगा कि ऐसे वक्त में जब अपने लोगों को बचाकर लाया जा रहा है, भारतीयों को बचाकर लाया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो भी डाल दिया एक लड़के का कि भाई इसके आंसू जो है वो नहीं भूलेगा देश, और वो आदमी यहां बैठा है, वो लड़का यहां बैठा है, उसका वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मुझे बचाकर ले आए। तो ये विपक्ष की भूमिका यही होनी चाहिए क्या? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी नहीं है, मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन शहजाद, इस बीच कांग्रेस का एक दूसरा आरोप है आप पर कि आपने मंत्री जो भेजे हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए भेजे हैं, नाम कमाने के लिए भेजे हैं, यूपी चुनाव में इस्तेमाल के लिए भेजे हैं।
देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब देश की सामने इतनी बड़ी चुनौती है और कांग्रेस पार्टी, ये तो वो पार्टी है जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी सुशांत जी, इन्होंने जो इवैक्यूएशन एफर्ट्स किए थे उसमें भी किस प्रकार से घोटाला किया गया था, किस प्रकार से कुछ लोगों की कंपनियों को लाखों रुपए दिए गए थे एक एक ट्रिप इवैक्यूएशन के फैसिलिटेट करने के, ये देश ने कभी भूला नहीं है। आज उन मंत्रियों को भेजने का काम, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने ये काम किया हो। यूनाइटेड स्टेट्स हो, उन्होंने अपने नागरिकों को कहा हमसे ये सपोर्ट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अगर आप देखें जर्मनी, चाइना जब पहले अपने बैच ऑफ सिटीजन्स को ले जा रही है, हमने 3 बैचेस ऑलरेडी भेज दिए हमारे सिटीजन्स को। यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा कॉन्सुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा। जर्मनी ने तो अपने एम्बेसी को ही टेम्पररीली शट कर दिया है। उस समय पर भारत की सरकार ने 4 मंत्रियों को भेजा। भारत की सरकार ने वहां पर जो भाषा बोल सकते हैं ऐसे अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर भेजा। मिशंस के लोगों के नंबर्स जारी कर दिए और तुरंत प्रभाव से वहां पर तमाम अरेंजमेंट्स किए गए। और आपके साथ भी जो लोग जुड़ रहे हैं, जो वहां से भारत वापस लौट कर आ रहे हैं, वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत ने कदम उठाए। और मैंने तो एक आध वीडियो ये भी देखा है कि पाकिस्तानी नागरिक कोस रहे हैं कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं, हमें तो भारतीय होना चाहिए था। भारत का झंडा दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं पैदा होती है, परंतु अगर कोई और देश का झंडा हो तो समस्या पैदा होती है। जब ऐसी बात विदेश के लोग करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है कि मोदी विरोध में भारत की बदनामी ठीक है, रोशनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी जायसवाल जी, ये बताइए ऐसे वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ सकती? राहुल गांधी वो प्रश्न पूछ के पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जिसका जवाब पहले दिया जा चुका है, ट्विटर पर है, कहीं नहीं तो ट्विटर पर देख लेते। जो व्यक्ति, जो लड़का वापस बुलाया जा चुका है, जो कह रहा है कि मेरी बड़ी मदद की गई, उसका वीडियो डाला जा रहा है कि भाई इसको, इसके आंसू देश नहीं भूलेगा। ये कौन सी पॉलिटिक्स है और किस वक्त में हो रही है? देखिए, वक्त तो अभी इस तरीके का चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा चुका है और पूरा विश्व कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और उसके बाद इसमें भी यूक्रेन और रशिया का जो चीजें चल रही हैं उसमें भी क्रेडिट मोदी जी लेना चाह रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। पहले तो इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया है, 23,000 का टिकट 80,000 का हो चुका है, जो कि भारतीयों के लिए खरीदना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होता जा रहा है। इस समय में पर जो लोग लाए जा रहे हैं वो तो फ्री में लाए जा रहे हैं मैडम, फ्री में लाए जा रहे हैं। 23,000 की टिकट 80,000 में बिक रही है। शहजाद पूना वाला 80,000 का टिकट कौन ले रहा है, बताइए जरा। सुशांत, जो रह रही एक मिनट रोशनी जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ, क्या 80,000 का टिकट बिक रहा है वहां पे? बिल्कुल बिक रहा है। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं भारत के, वो लोगों ने कहा है आके। सुशांत जी, मुझे लगता है कि अगर इनके पास एक भी ऐसा उदाहरण हो, एक भी, मैं अभी उनकी बात को मान लूंगा। उनको बोलिए कि एक उदाहरण पेश करे। ये देखें किस हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है वैक्सीन के मामले में। रोशनी जी, हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है कि 23,000 का टिकट 80,000 में बिक रहा हो। आपके पास कोई वीडियो है, भेजिए, मैं चला देता हूँ, फिर प्रश्न पूछूं। ये तो विमान यहां से जा रहे हैं और फ्री में ले लेकर आ रहे हैं देश में। बिल्कुल नहीं, हजारों स्टूडेंट्स फंसे हैं और जो वहां से वापस आ रहे हैं उन्होंने अपने मुंह से ये कबूल किया है किसी को भी फ्री में नहीं लाया। अगर फ्री में लाया जा रहा होता तो हजारों स्टूडेंट्स अभी तक फंसे नहीं होते। अरे भाई, एयर स्पेस बंद हो गया था इसलिए फंसे हुए थे, और यहां से विमान जा रहा है, लेकर आ रहे हैं, टिकट का पैसा नहीं है इसलिए नहीं फंसे हुए। रोशनी जी, आपको क्या लगता है कि जो इतने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको फ्री में अभी तक अगर लाया जा रहा होता तो अभी तक लेके जा चुका होता, लेकिन अभी तक नहीं लेके आया गया। वहां के स्टूडेंट्स अरे रोशनी, वापस आ रहे हैं बनारस। अच्छा एक बात बताइए रोशनी जी, आप कह रही हैं कि जितने स्टूडेंट आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि फ्री में नहीं ला रहे, पैसा लेके ला रहे हैं। किसी का एक वीडियो है आपके पास? रेणु यादव जी का स्टेटमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जस्ट 2 मिनट्स दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, तब तक शहजाद आप जवाब दीजिए। सुशांत, यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, वहां पे कोई कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती, हमारी खुद की प्लेन्स वहां पे नहीं जा सकती। तो इसका मतलब जो भी यूक्रेन में फंसा है उसको बगल के देश के बॉर्डर पर जाना है, चाहे वो पोलैंड हो, हंगरी हो, स्लोवाकिया हो, रोमेनिया हो, मोल्डोवा हो। वहां पर जो है वीजा के बिना एंट्री नहीं है, मतलब आपको इंडियन मिशन के पास ही जाना है, इंडियन मिशन ही आपको वहां पर ले जा सकती है, और इंडियन मिशन जो फिर आपको वहां से भेजती है वो मुफ्त, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भेजती है। ये फैक्ट है सुशांत। अगर कोई
पैरेलल यूनिवर्स में राहुल गांधी के ब्रह्मांड में रहने का काम करता है, या राहुल गांधी समझदार दिखे इसलिए मैं और भी कुतर्क की बातें करूं, इस प्रकार का किसी का मैंडेट हो तो मैं उसके सामने डिबेट नहीं कर सकता। आप तर्क वाली बात कर सकते हैं, मैं तर्क आपको दे सकता हूं। जिनका पैदाइशी कुतर्क करना अधिकार हो तो मैं उनके सामने। ठीक है सौरभ शुक्ला, क्या आपको पता है लोगों से तर्क करना? मैं इस बात पे कहना चाहूंगी पूनावाला जी से कि पहले आप ये बताइए। नहीं रोशनी जी आप वीडियो निकालिए, मैं तब तक जरा सौरभ जी से पूछ लूं। रोशनी जी आप वो वीडियो निकालिए ना, वीडियो निकालिए। सौरभ जी क्या आपको पता है लोगों से, छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं? 1000 रुपए भरे। जहां तक सुशांत, रोशनी जी 1 मिनट सुन लीजिए। रोशनी जी आप वीडियो ढूंढिए तब तक। सौरभ जी क्या पैसे लिए जा रहे हैं आप बता दीजिए। आप रोशनी जी, जहां तक मुझे तथ्य पता है और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जब से ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है तब से भारत सरकार की ओर से ये इंस्ट्रक्शंस है, और मेरी कई हमारे जो मिशन है वहां पर उनमें बात हुई, कोई भी पैसा किसी भी विद्यार्थी से नहीं लिया जाएगा। अगर कोई ले रहा है तो बल्कि आप हमारे संदर्भ में लाइए, हम भी रेस करेंगे ये बात। क्योंकि ये जैसे सुशांत ने कहा, अगर ये कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे ज्ञान में नहीं। जब अच्छा एक काम करते हैं सौरभ भाई, एक काम करते हैं, प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पोलैंड में हैं। प्रदीप दत्ता आप पहले वहां की तस्वीरें बाद में दिखाइएगा, आप पहले ये बताइए जो छात्र वहां से आ रहे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है, फ्री में आ रहे हैं? देखिए सुशांत, मैं इस समय मैं लीव में हूँ, यूक्रेन में हूँ। आज सुबह ही मैं पोलैंड बॉर्डर से होता हुआ यहाँ आया तो कई छात्रों से मेरी मुलाकात हुई। जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था मैं यही सवाल पूछ रहा था, क्या आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं कर रहा। हालांकि ये हो रहा है कि आप इंडियन डिप्लोमेसी इस तरीके से काम कर रही है कि जब भी छात्र वहाँ पे पहुंचे, चाहे वो यूक्रेन साइड पहुंचे, तो उन्हें स्वीट्स दी जाती हैं, पानी दिया जाता है। पोलैंड की तरफ क्रॉस करते हैं तो वहाँ भी उन्हें स्वीट्स दी जाती हैं, पानी दिया जाता है, चाय दी जाती है। और सुबह 3:30 बजे के करीब मैंने वहां पे देखा कुछ वॉलंटियर्स थे फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, दे वर ऑलरेडी देयर, वहां पे वो खड़े थे, उनका वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स का। और जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ, कठिनाइयां जरूर रही हैं, बहुत सारी परेशानियां रही हैं, क्योंकि जब वॉर जोन हो, बम्बार्डमेंट हो रही हो, टैंक चल रहे हो, मिसाइल दागे जा रहे हो, तो इस मुश्किल की घड़ी में तो मुश्किलातें जरूर होती हैं। निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर खार्किव के इलाके से हमने देखा कि काफी मुश्किलातें हो रही थी लगातार 2-3 दिन। आप देखिए मंत्री वहां पे आ रहे हैं 48 घंटे पहले। प्रदीप मैं आपके पास 2 मिनट में लौट रहा हूं, आपसे थोड़ी तस्वीरें भी देखनी है यूक्रेन की, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए रोशनी जी, अब तो हमारे रिपोर्टर जो यूक्रेन में वो बता रहे हैं कि उनको छात्र बता रहे हैं एक पैसा नहीं लिया जा रहा। बताइए ये झूठ बोलने का क्या मतलब है? रोशनी जी आपका म्यूट पर है, म्यूट हटाइए। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। तो ऐसा रिपोर्ट लाइन इंडिया रेज्ड फेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन कुडंट बी बैक। अरे कोई ढंग का चैनल ले आती ना मैम, ढंग का चैनल ले आती। आपका कहने का मतलब है, रुकिए एक बड़ी खबर आ गई है, पहले वो बता दूं, उनका छोड़िए, वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं। खार्किव में तेज हुए मिसाइल हमले, काउंसिल बिल्डिंग में क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया, बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर खार्किव से आ रही है, और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत की सरकार ने एडवाइजरी जारी की है खार्किव को खाली करने को लेकर, और अब ये बात पता चल रही है कि वहां पर काउंसिल बिल्डिंग में क्रूज मिसाइल अटैक हुआ है। प्रदीप दत्ता चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, प्रदीप आप खार्किव से कितनी दूर हैं, क्या वहां से जानकारी मिल रही है, क्या तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी देते जाइए, क्या माहौल है? देखिए, अगर हम बात करें खार्किव, तो खार्किव इलाके में लगातार हमने देखा है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, काउंसिल बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। खार्किव का इलाका इस समय अगर देखा जाए तो सबसे डेंजरस माना जाता है। यही एक वजह है कि भारत की एम्बेसी की तरफ से एक खास एडवाइजरी इशू की गई थी कि आप अंदर ही रहिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स लोग वहां पे फंसे हुए थे, हमने उनसे भी बातचीत करी। उन्होंने कहा कि लगातार वहां पे टैंक मूवमेंट होती जा रही है जो रशिया की तरफ से, क्योंकि सबसे पहला जो इलाका उन्होंने कब्जा
करने की कोशिश की। ऑलरेडी वैसे तो उनके कब्जे में ही था डोनेट्स्क और लुहांस्की के बाद, तो उनका खार्किव में कब्जा करने का पूरा रहा है, क्योंकि खार्किव से होते हुए कीव की तरफ जाते हैं और खार्किव को कब्जा करने के बाद उनका कीव इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने की पूरी कोशिश थी। जो लग रहा था रशियन फोर्सेस को कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर वो कीव पे कब्जा कर पाएंगे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तस्वीरें दिखाते दिखाते बताइए आर्मी की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, वो शाना बशाना अपनी फौज के साथ खड़े हैं। देखिए मैं आपको इस समय दिखाता हूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं यहां पे भी नॉर्मली अगर किसी भी टाइम आप आएंगे तो काफी लोग नजर आते हैं, लेकिन आज इस समय आपको यहां पे बहुत कम लोग नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यहां पे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो पैन करके आपको दिखाते हैं ये इलाका, बहुत कम लोग नजर आएंगे। वजह क्यों है कि यहां पे आपको कम लोग क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए कम नजर आ रहे हैं कि थोड़ी देर पहले यहां पे भी सायरन बजा था और उस समय मैं लाइव दे रहा था, सायरन बजते ही एक अनाउंसमेंट हुई कि पास ही के इलाके में रशियन एयरक्राफ्ट ने कहीं पे रेड करी है, कि यानी कि उन्होंने बॉम्ब दागा है, उसकी वजह से यहां से लोग भागना शुरू हो गए। एक मतलब अनसर्टन सी सिचुएशन है, काफी लोगों के मन में एक डर भी है और यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी आते हैं, काम करते हैं, अपना जो भी खरीदारी करनी होती है उसके बाद वो अपने इलाके में चले जाते हैं, अपने घरों की ओर चले जाते हैं। और जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, ऑपरेशन गंगा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट से भी मिला, परेशानियां जरूर आई, लेकिन अगर इस समय की हम बात करें तो मैं रोशनी जी की बात में रोशनी डालना चाहूंगा, क्योंकि मैन ऑन स्पॉट इज ऑलवेज बेस्ट जज मैम। और हम स्पॉट पे थे, लोगों से बात कर रहे थे और बिल्कुल ये जान के आपको बता सकता हूं कि वहां पे हमने ये देखा कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि जहां पे एम्बेसी ने उनको पैसा मांगा हो। हाँ जरूर मुश्किलातें आई हैं, लेकिन आपने रोशनी जी के बात पर रोशनी डालकर चारों तरफ प्रकाश फैला दिया है। तो प्रदीप दत्ता जी, मैं आपका अभी शुक्रिया कर रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और आपसे कहूंगा कि अपना ध्यान रखिए। आप बहुत मुश्किल जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वॉर को रिपोर्ट करना आसान नहीं होता, तो अपना ख्याल भी रखिए। रोशनी जी बताइए अब, लेकिन मैं एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दूं, यूरोपियन यूनियन ने रूस पर बैन बढ़ा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर बैन बढ़ाया है। स्पुतनिक न्यूज और आरटी टीवी पर बैन लगा दिया गया है, यह बताया जा रहा है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, स्पुतनिक न्यूज और आरटी टीवी पर बैन लग गया है। जी रोशनी जी, आप बताइए। मैं इस बात पे कुछ कहना चाहूंगी। जी जी कहिए, कहिए रोशनी जी, कहिए। रोशनी जी, अब कहने को क्या बचा है? जिन व्यक्तियों ने, जिनकी मानसिकता केवल आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढने की हो, वही सोच सकते हैं कि इस विषय पर भी टिकट के पैसे लिए जाएंगे 80-80 हजार रुपए। और जिनको उन्होंने कोट किया है उनकी तो आदत है मिसकोट करना। एक ने कहा कि भारत ने 5 स्टार सर्विसेज दी, उन्होंने हेडलाइन बनाई कि लाइफ इज लाइक हेल। तो जिनकी आदत है भ्रम फैलाना और भ्रष्टाचार करना, उनको तो केवल यही समझ में आएगा कि टिकटों के 80,000 है। इंडियन टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए। इंडियन अंधकार मत फैलाइए, ये प्रोपेगेंडा का अंधकार, ये भारत के खिलाफ विषम और जहर का अंधकार मत फैलाइए। रोशनी जी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं। रोशनी जी देखिए, रोशनी जी जो प्रकाश डाला प्रदीप दत्ता ने, वो तो ग्राउंड पे ना, सोचिए जान पर खेल कर। सुनिए ना, ये लोग तो छाप रहे हैं, यहाँ बैठ के एसी के कमरे में छाप रहे हैं, वो आदमी वहां जान जोखिम में डालकर है, उस पर तो विश्वास कीजिए। वो आदमी बता रहा है कि देखिए नहीं पैसा ले रहे, वहां चाय पानी नाश्ता करा रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनको सहानुभूति दे रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं। इंडियन टाइम्स की रिपोर्ट सामने है कि बच्चों से पैसे मांगे जा रहे थे, वो भी 23,000 के 80,000। अगर अभी पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे हैं, दैट इज गुड, बट यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, इसमें भी क्रेडिट अगर मोदी जी लेना चाहेंगे तो राहुल गांधी लेने नहीं देंगे। मैं पूनावाला जी से फिर से कहना चाहूंगी, ट्वीट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो कहीं छोड़ दे भाई। रोशनी जी क्यों छोड़ दे ट्वीट की बात, ये क्या बात हुई? हो रहा है और मोदी जी आ रहा है, मोदी जी अगर अब बच्चों को बचा लेंगे, अब मोदी जी से शहजाद पूनावाला सारा क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? रशिया से राहुल गांधी के लिए आप क्रेडिट लेने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए वो ट्वीट कर रहे हैं। देखिए शहजाद हर जगह क्रेडिट क्यों मोदी जी लेंगे? मेरा प्रश्न ये है पूनावाला जी। नहीं, राहुल गांधी भी ले लें भाई। राहुल गांधी कम से कम जिस बच्चे की जान गई उसके परिवार को फोन कर लेते, क्रेडिट ले लेते। उन्होंने एक फोन नहीं किया, ट्वीट पे गलत बातें लिख रहे हैं। जान गई, उससे मोदी जी ने बात
कर ली उनके सुशांत जी, उनके परिवार वालों सुशांत से, जी, अपनी तो बात रख अच्छी सकता बात हूं है, मैं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी हिंदुस्तान पे चल रहा था कि जो बच्चा सुशांत मारा जी, गया क्या है मैं अपनी उससे बात रख पीएम ने सकता बात हूं? की, तो कुछ भी कह देते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप देखती गलत चैनल है। नव भारत देखा कीजिए, टाइम्स नाउ नव भारत। पढ़ती भी गलत है, देखती भी गलत है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। सुशांत जी, प्राथमिकताओं की बातें जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारी प्राथमिकता है हर एक भारतीय को सुरक्षित भारत लाना। इनकी प्राथमिकता है कोई क्रेडिट चोरी ना कर ले। अरे हमें क्रेडिट की चिंता नहीं है, क्रेडिट आप ही रखिए। इस देश में हमें लाने का भी क्रेडिट आप ही का है, ये मत भूलिएगा। 70 साल में जो आपने किया ना, इसी की क्रेडिट की वजह से हम आए हैं सेवा करने के लिए। तो इसकी क्रेडिट के पीछे मत जाइए। पर देखिए, हमारी प्राथमिकता केवल और केवल देश के हर एक व्यक्ति को सुरक्षित लाना है, और इसीलिए आज सौरभ शुक्ला क्रेडिट भी देना इसमें है जोड़ना चाह रहे तो हैं। सौरभ भारतीय भाई, वायुसेना को, सौरभ भाई, जो एक मिनट हमारे रोशनी जी, मिशन सौरभ भाई को जोड़ रहे एनएससी के लोग हैं, उनको दीजिए। हमारे जो तमाम वहां पर जो काम कर रहे हैं और हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको दीजिए। एक मिनट रोशनी जी, एक मिनट, मैं आपको मौका दूंगा। रोशनी जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। रोशनी जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सौरभ को जोड़ रहे हैं। मेरा एक विनम्र निवेदन है दोनों ही प्रवक्ताओं से कि देखिए, आप लोग एक डेमोक्रेटिक देश के दोनों एक लीडिंग पार्टीज के प्रवक्ता हैं। इस समय हमारे को जरूरत है कि साथ खड़े होकर देश को कि ये जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं उसके साथ हम खड़े करें। और दूसरी बात है, जहां तक वो क्रेडिट वाली बात है, कोई इसमें मना नहीं कर रहा। आप भी, आपके जब बच्चे ही वापस आ रहे हैं, आपके लोग, आपके नेता भी इनका स्वागत कर सकते हैं, उनके परिवार का साहस बढ़ा सकते हैं, कोई किसी ने नहीं रोक रहा। पर मुझे ये किसी को भी ओछी राजनीति इस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोशनी जी, उनका प्रश्न ये है कि आपके नेता भी चले जाएं फूल लेकर और स्वागत करें। मोदी जी लेकर आए हैं इसलिए हम नहीं स्वागत करेंगे, ये बात क्यों? देखिए, मिसाइल्स क्रिएट होती हैं तो उसमें मोदी जी का कोई श्रेय नहीं बनता, ठीक है। और वहां पे युद्ध हो रहा है, इसमें भी मोदी जी अगर अपना श्रेय लेना चाहेंगे तो उससे हमें आपत्ति है। हमें चाहिए कि हमारे थोड़ी ले रहे हैं मोदी जी है, हजारों स्टूडेंट्स को पहले वहां से वापस लाया जाए, सुरक्षित वापस लाया जाए, क्योंकि अच्छे घर से हैं वो लोग और लोग वहां